आई एम कृष्णा सर फ्रॉम कुमार इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। आज हम सभी वर्ब चैप्टर को देखेंगे, उसका पूरा तरह से एक्सप्लेन करके हम सभी आज पढ़ेंगे। आप सभी पूरा वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। उसी के साथ आज हम सभी वर्ब का डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। उसमें से सबसे पहला नंबर में वर्ब का जो हिंदी होता है उसका हिंदी क्रिया कहलाता है, ठीक है ना। वर्ब का डिफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अ वर्ब इज अ वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड which denotes an action, state or possession, ठीक है ना। And a verb is a word which denotes an action, state or possession। जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उस सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि हम सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस मेरा पूरा होगा ही नहीं। जैसे मैं मान के चलिए कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को लिखते हैं, ठीक ना, उसमें मेरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड मेरा जरूर कहलाता है। जब तक आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब को नहीं लिखते हैं तब तक वो सेंटेंस आपका पूरा नहीं होता है। पूरे इंग्लिश में वर्ब ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे पूरा इंग्लिश आपका तैयार होता है। जिस प्रकार हम किसी भी गाड़ी में इंजन का रूप देखते हैं, यदि आप किसी भी गाड़ी से इंजन के पार्ट्स को निकाल दें तो आपका गाड़ी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी भी सेंटेंस में से वर्ब को निकाल दे रहे हैं तो वह सेंटेंस आपका बेकार हो जाता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखना है कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस मेरा पूरा नहीं होता है। जैसे में हम एग्जांपल देखते हैं कि यदि हमने कहा कि मैं आपका मित्र, अब इस चीज को हमने बोल करके रोक दिया कि मैं आपका मित्र, तो इसका अवस्था हमें पता नहीं चल रहा है कि यह मैं आपका मित्र हूं, या मैं आपका मित्र था, या मैं आपका मित्र बनूंगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में हमने वर्ब का ही प्रयोग नहीं किए, इसीलिए यह वाक्य मेरा सही बात जो सही अवस्था को नहीं दर्शा पा रहा है। यदि हम कह दें कि मैं आपका मित्र था तो हमें समझ में आ जाएगा ओ यह तो आपका मित्र था। तो इसीलिए यदि हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब को नहीं लिखते हैं तो वह सेंटेंस मेरा अधूरा हो जाता है। और यदि हम कह दें कि आपका मित्र बनूंगा, ध्यान देना है कि आपका मित्र बनूंगा, इसमें हमने सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया लेकिन हमने वर्ब का प्रयोग जरूर किया। तो समझे आप क्या हम समझाना चाहें कि यदि आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो वह सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे तो याद रहे वह सेंटेंस आपका कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि a verb is a word which denotes an action, ठीक है ना, which denotes an action, state और possession। समझे कि ठीक है ना। तो हमने जाना कि वर्ब का जो रोल है इंग्लिश में वह बहुत बड़ा है, क्योंकि वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस को हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, आगे अब हम सभी देखेंगे कि वर्ब जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। समझिएगा ध्यान से, हम तीन के बारे में भी बता देंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इस चीज को समझना है, ठीक है ना, कि वर्ब दो प्रकार का होता है। एक को हम
वर्ब कहते हैं। याद रखना है आप सभी को कि प्राइमरी को ही मेन वर्ब भी कहते हैं, इसी को फुल वर्ब भी कहते हैं, इसी को एक्शन वर्ब भी कहते हैं, इसी को इंडिपेंडेंट वर्ब भी कहते हैं, इसी को इंडिपेंडेंट वर्ब भी कहा जाता है। और दूसरा नंबर में आपका आ जाता है इधर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। इधर आपका आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। याद रहे कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम सभी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हम सभी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसी ऑक्सिलरी वर्ब से एक वर्ब और आता है जिसे हम याद रहे सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ध्यान रखना है कि इसका संख्या तो निश्चित नहीं है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या जो है मेरा इसका 24 होता है। हम बांटेंगे भी इसको, अभी बहुत ही एक्सप्लेन करके एक एक करके पढ़ेंगे, और उसके बाद सेमी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी हम सभी जानेंगे। सेमी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब यह हो जाता है कि इसका प्रयोग जो है कि प्राइमरी के रूप में भी करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सिलरी वर्ब के भी रूप में करते हैं। अब किसमें कौन सा होता है इस चीज के बारे में हम सभी जानेंगे कि वर्ब को हम सभी पिछले कई नामों से जाने। अब हम सभी वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब जो होता है मेरा और ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब को हम सभी 3 पार्ट्स में बांट देंगे। एक को हम कहेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, दूसरा को हम कहेंगे फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब, और तीसरा को हम कहेंगे ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत अच्छे तरीके से सीखना है एक के बारे में कि प्राइमरी वर्ब को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। एक को हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब कहा, फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब कहा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कहा। फिर अभी हमने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या जो होता है वह आपका 24 होता है, और इसको फिर हमने 3 भागों में बांट दिया। उनमें से प्रिंसिपल वर्ब है आपका, मॉडल्स वर्ब है और सेमी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी प्रिंसिपल वर्ब का संख्या जो होता है मेरा वह 11 होता है, और मॉडल्स वर्ब का संख्या जो होता है वह मेरा 13 होता है। और इसी 13 में से 2 सेमी ऑक्सिलरी वर्ब निकलता है जिसे हम नीड और डेयर का नाम देते हैं। याद रखिएगा कहीं कहीं पर आपको सेमी ऑक्सिलरी वर्ब 3 भी बोल देगा, तो बताइए इसमें से कोई भी 3 सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा। याद रहे नीड बोलना है, डेयर बोलना है, और तीसरा नंबर में आपको यूज्ड टू का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सा मेरा वर्ब आता है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड और हैड। याद रहे मॉडल्स वर्ब में शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, आउट टू। फिर सेमी ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाता है मेरा नीड, डेयर, और एक्स्ट्रा बोलेगा कोई भी तो बोल देना है उसको यूज्ड टू। ध्यान रहे सेमी ऑक्सिलरी वर्ब मेरा मॉडल वर्ब से ही आता है, और सेमी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब यह हुआ कि नीड, डेयर और यूज्ड टू का प्रयोग आप सभी प्राइमरी के भी रूप में कर सकते हैं और ऑक्सिलरी के भी रूप में कर सकते हैं। इसीलिए इन तीनों को हम सभी सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सबसे पहले इस बातों को जान लेना है कि प्राइमरी वर्ब का रूप कितना होता है। जो आप एक्शन वर्ब को देखे, मेन वर्ब को देखे, फुल वर्ब को देखे, इंडिपेंडेंट वर्ब को देखे, उन सभी के बारे में अब हम सभी फॉर्म्स पर ध्यान देंगे। याद रहे कि प्राइमरी वर्ब एक्शन वर्ब का 5 रूप होता है। एक को हम V1 कहते हैं, V2, V3, V4 और V5 कहलाता है मेरा। याद रहे कि वर्ब के पहले रूप को ही हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ध्यान देना है यहाँ पर, वर्ब के पहले रूप को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्ब के दूसरे रूप को हम कहते हैं पास्ट टेंस।
ठीक है ना। और V3 को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और V4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपसे वर्ब के रूप का नाम पूछ देगा तो उसे बता देना है कि V1 को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, V2 को हम पास्ट टेंस कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और V5 को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान देना है कि V5 को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ पर अब हम सभी को याद रखना है कि वर्ब के पहले रूप को हमेशा वर्ब के पहले रूप को प्लूरल कहा जाता है और वर्ब के पांचवें रूप को सिंगुलर कहा जाता है। ठीक है ना, और वर्ब के दूसरे रूप को सिंगुलर प्लूरल दोनों कहा जाता है, क्योंकि आई के साथ भी V2 लग जाता है मेरा और V के साथ भी V2 लग जाता है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में V2 का ही प्रयोग कर दिया जाता है। अब हम सभी को यहीं पर जो है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में जान लेना है कि कौन सा वर्ब मेरा रेगुलर कहलाता है और कौन सा वर्ब मेरा इरेगुलर कहलाता है। जैसे में आप सभी वर्ब के रूप को याद कर रहे होंगे तो वर्ब के रूप को याद करने वक्त कुछ ऐसा वर्ब आपके सामने आया होगा जिसका वर्ब का V1, V2, V3 एक ही जैसा लिखा हुआ रहता है, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ध्यान देना है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 तीनों का रूप एक समान ही रहता है, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। और जिस वर्ब का V1, V2, V3 अलग अलग होता है वह मेरा रेगुलर वर्ब के अंतर्गत आता है। जैसे में अब हम सभी एग्जाम्पल को देखेंगे कि गो, वेंट, गोन, यह आपका तीनों अलग अलग है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। अब रीड, रेड, रीड यह तीनों आपका एक समान है, इसलिए हम इसे इरेगुलर वर्ब कहें। अब कट, कट, कट तीनों एक समान है, इसलिए हम इसे इरेगुलर वर्ब कहें। लेकिन देखिए एराइज, एरोज, एराइजेन यहाँ पर आपका V1, V2, V3 तीनों अलग अलग है, इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे, रेगुलर वर्ब कहेंगे। ध्यान देना है, रेगुलर और इरेगुलर अब आप सभी को चुनने में बहुत ही आसान हो गया होगा कि जिस वर्ब का रूप V1, V2, V3 तीनों एक समान हो उसे हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे, और जिसका तीनों अलग अलग हो, V1, V2, V3 तीनों वर्ब अलग अलग हो, उसे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर से आपका क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द इरेगुलर वर्ब, समझे, फाइंड द इरेगुलर वर्ब। से गो दे दिया गया, टीच दे दिया गया, कम दे दिया गया, पुट दे दिया गया। इसे हम जानते हैं कि गो का गो, वेंट, गोन होता है, इसलिए यह मेरा रेगुलर कहलाएगा। टीच, टाउट, टाउट होता है, इसलिए मेरा यह रेगुलर कहलाएगा। कम, कैम, कम होता है, रेगुलर कहलाएगा। लेकिन जब आप पुट लिखते हैं तो पुट, पुट, पुट तीनों का क्या होता है, V1, V2, V3 एक समान होता है, इसलिए मेरा इरेगुलर वर्ब इसमें पुट आ गया। अब आप सभी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को बहुत ही अच्छे तरीके से चुन लेंगे, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम सभी आ जाते हैं फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब को चुनने के लिए कि आखिर में हम कैसे जाने कि कौन सा एक्शन वर्ब मेरा फिनाइट में है और कौन सा एक्शन वर्ब मेरा इनफिनाइट में है। बहुत ही उसका आसान तरीका है। यदि आपको फिनाइट वर्ब चुनने के लिए कहे तो जिस एक्शन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं किया रहता है, याद रहे कि टू का प्रयोग नहीं किया हुआ रहता है, उसे हम कह देंगे फिनाइट वर्ब। जैसे में आई वांट दिस बुक, इस
एक्शन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह मेरा फिनाइट वर्ब कहलाता है। और यदि इनफिनाइट कह दे चुनने के लिए तो जिस एक्शन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया रहता है उसे हम इनफिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई रिक्वेस्टेड यू टू गो देयर, याद रहे यहाँ पर आई रिक्वेस्टेड यू टू गो देयर, यहाँ पर जो आपका एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया है इसके पहले यहाँ पर टू का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए यह मेरा इनफिनाइट वर्ब कहलाता है। आई रिक्वेस्टेड टू गो देयर, याद रहे यहाँ पर कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड इसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यह आपका फिनाइट वर्ब कहलाता है। लेकिन यदि इस एक्शन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया गया है इसलिए यह मेरा इनफिनाइट वर्ब कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसे हम फिनाइट कहेंगे और किसे हम इनफिनाइट कहेंगे। बहुत ही आसान तरीका में इसे याद रखना है कि जिस एक्शन वर्ब के जो एक्शन वर्ब आपका अकेले हो और जो एक्शन वर्ब के पहले आपका टू का प्रयोग किया गया हो तो क्या कहेंगे उसे हम, जो एक्शन वर्ब होगा उसे हम फिनाइट कह देंगे, और जो एक्शन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया गया होगा उसे हम इनफिनाइट वर्ब कह देंगे, है ना। बहुत ही इजी, जिस प्रकार हमने आपको रेगुलर और इरेगुलर चुनने के लिए सिखाया ठीक उसी प्रकार बहुत आसान तरीके में हमने आपको फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब को भी चुनने के लिए बता दिया कि कैसे आप जानेंगे कि कौन सा वर्ब आपका फिनाइट है और कौन सा वर्ब आपका इनफिनाइट है, ठीक है ना। जिस एक्शन वर्ब के पहले टू लगा देंगे हम उसे इनफिनाइट कह देंगे, और जिसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया होगा उसे हम फिनाइट कह देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सभी कि इनफिनाइट को ही याद रहे कि नॉन फिनाइट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनफिनाइट को ही नॉन फिनाइट भी कहते हैं, याद रहे इनफिनाइट को ही नॉन फिनाइट भी कहते हैं। अब नॉन फिनाइट वर्ब जो है आपका वह तीन प्रकार का हो जाता है। देखिए हम आप सबको एक एक करके पार्ट्स बाय पार्ट्स बताते जा रहे हैं। हमने पहले रेगुलर पढ़ा, इरेगुलर पढ़ा, फिर फिनाइट और इनफिनाइट पढ़े, फिर हमने इनफिनाइट को तीन भागों में बांट दिया। एक को हमने इन्फिनिटिव वर्ब्स कहा, एक को हमने जेरंड कहा और तीसरा को हमने पार्टिसिपल कहा। अभी हमने आप सबको तुरंत बताया था कि इन्फिनिटिव वर्ब्स चुनना है तो 2 + V1 को आप देखिए वह आपका क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव वर्ब्स कहलाएगा। और जेरंड के अंतर्गत ध्यान में रखना है कि जेरंड जो होता है मेरा उसमें वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप सभी वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ना भी कहते हैं। याद रहे कि जेरंड कब होता है, जब आपका वर्ब फोर का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर दिया जाता है। याद रहे कि जब वर्ब फोर का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर दिया जाता है तब हम उसे जेरंड का रूप कहते हैं, ध्यान देना है। ठीक उसके बाद पार्टिसिपल में आते हैं। फिर हम सभी पार्टिसिपल को तीन भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरे को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तीसरे को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम सभी वर्ब का हर एक टाइप्स को जानने वाले हैं। एक एक वर्ब आपका सब डाउट क्लियर करके रख देगा। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बोले कि वर्ब का पढ़ाना इसी प्रकार होता है। आप वर्ब के बारे में एक एक प्रकार को जाने और हर एक को चुनने के लिए भी सीखें कि किस प्रकार जो कि वर्ब को रेगुलर, इरेगुलर, फिनाइट, इनफिनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव हर एक पार्ट्स को आज हम सभी एक एक करके पढ़ेंगे। के बारे में हम सभी ने पढ़ा। अब आगे देखेंगे हम सभी पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल को तीन भागों में बांट दिया जाता है। एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, दूसरे को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं
और तीसरे को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अभी हमने जब वर्ब का रूप के बारे में पढ़ा रहा था तो हमने आपको बताया कि वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 का नाम प्रेजेंट टेंस, V2 का नाम पास्ट टेंस, V3 का नाम पास्ट पार्टिसिपल। याद आया कि V3 का नाम हम सभी पास्ट पार्टिसिपल बोले थे और V4 का ही नाम हम सभी क्या बोले थे? V4 का ही नाम हम सभी क्या बोले थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद रहे कि यहाँ पर जो है आपका V4, इसे ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब हमको यहाँ पर समझना है कि वर्ब 4 का जो प्रयोग है वह आपका इज, आर, एम के साथ किया जाता है, वाज, वेयर के साथ किया जाता है, हैव, हैज, हैड प्लस बीन के साथ किया जाता है और शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन के साथ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार फिर हम सभी पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं। याद रखना है हम सभी को कि पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है और V3 हमेशा हैव, हैज या हैड के बाद में ही किया जाता है। ठीक है ना? याद रखना है हमें कि हैव, हैज और हैड प्लस V3 का ही प्रयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में हम सभी V3 वर्ब के तीसरे रूप को लिखते हैं और वर्ब का तीसरा रूप हैव, हैज, हैड के बाद में वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाता है। ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका परफेक्ट पार्टिसिपल आ जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके कि हैविंग प्लस V3 होता है। समझे? यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत याद रखना है हम सभी को कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में हैव, हैज, हैड अर्थात V3 का प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? याद रहे कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। अब हम सभी हैविंग प्लस V3 के प्रयोग को सीखेंगे। सभी V4 का प्रयोग, हैव, हैज, हैड प्लस V3 का प्रयोग तो सब कोई जानते ही होंगे, नहीं तो आप पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस का, आप वह जो है कि वीडियो को निकाल करके देखें। आपको हैव, हैज, हैड प्लस V3 का बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। आज हम सभी हैविंग प्लस V3 के बारे में जानेंगे। प्लस V3 ध्यान देना है आप सभी को कि यूज ऑफ हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 को हम सभी परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। याद रहे इसका स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा वह हैविंग V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में जब आप इसी को बेसिक वॉइस में बनाना चाहेंगे तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अब हम सभी को जानना है कि आखिर में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। यदि आपको कह दे कि पत्र लिखकर, गाना गाकर, खाना बनाकर, प्रश्न याद कर, इस प्रकार का दे दे तो हमें हैविंग प्लस V3 का ही प्रयोग करना पड़ता है। हैविंग रिटन अ लेटर, याद रहे पत्र लिखकर हैविंग V3 देना पड़ेगा, रिटन अ लेटर। उसे गाना गाकर हैविंग संग अ सॉन्ग, खाना बनाकर हैविंग कुक्ड फूड, ये प्रश्न याद कर हैविंग रिमेम्बर्ड द क्वेश्चन, है ना। हैविंग प्लस V3 का बहुत ही मजेदार टॉपिक। इस प्रकार का आप चाहे जितना सेंटेंस को लिख लें और उसका बनाते चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम सभी एक सेंटेंस को देखेंगे कि पत्र लिखकर मैंने उसे पढ़ाया। याद रखना है कि पत्र लिखकर मैंने उसे पढ़ाया। तो हैविंग रिटन अ लेटर आई टॉट
वॉच हिम, उसके बाद गाना गाकर वह यहाँ से गया। हैविंग संग अ सॉन्ग ही वेंट फ्रॉम हियर। एग्जाम्पल में हैविंग रीड अ बुक, हैविंग टॉट अ नॉवेल, हैविंग सेंट द लेटर, हैविंग टोल्ड ग्रामर, हैविंग लाइक्ड फूड। आप जितना भी है सब में लगा दीजिए कि किताब पढ़कर, उपन्यास पढ़ाकर, पत्र भेजकर, ग्रामर बताकर, भोजन पसंद कर। इस प्रकार का जितना भी आपका सेंटेंस आएगा उन सभी में आप सभी हैविंग प्लस V3 का ही प्रयोग करेंगे।